दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। इस दिन भर में सबसे पहले हम बात करेंगे रंगरेज शूट आउट की, क्योंकि उस हवाले से आज खबर सामने आई कि एक मदर और उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया है एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाने के लिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन, फिर इस पर चर्चा करेंगे सनम के साथ। वो कौन सा मिलिटेंट था? उसकी बॉडी तक नहीं दी। यहाँ पे यही होता है और ये कर्मा है, ये वापस होगा, जो करेंगे उनके साथ वापस होगा ये इंशाल्लाह। भाई कल को वो बाहर निकलेगा कुछ करेगा तो उसका मतलब वो मिलिटेंट है, उसको मार देंगे, हम मान लेंगे मिलिटेंट है वो। कुछ भी नहीं होता फिर। कॉमन सेंस है, दिमाग है हर किसी के पास। काश्मीर में कोई एनकाउंटर नहीं खत्म होता, वो भी होते फायर करते। हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो ये बेगुनाहों को मारा जाता है ये सब बंद करो। हमें प्रूफ चाहिए। क्या आप कैसे बोल सकते हैं कि मिलिटेंट है? तो आपने तस्वीरें जो देखी, ये वही माँ बेटी हैं जिन्हें आज अरेस्ट किया गया है। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा इस खबर के हवाले से, क्योंकि आज यही रीजन दिया गया है कि एंटी नेशनल स्लोगन्स की वजह से आज इन दोनों को हिरासत में। देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये 3 दिन पहले ही घटना है। शूट आउट होता है, ये शूट आउट ब्रीफ शूट आउट था यहाँ रंगरेट रावलपोरा के इलाके में। और यहाँ पे एक छोटे से शूट आउट के दौरान कुछ मिनटों का वक्फा हुआ था उसमें, और उसमें 2 लड़के मारे गए थे। बाद में पुलिस ने बताया था कि इनमें ये जो है ये मिलिटेंट थे। और फिर उस वक्त जब ये इनकाउंटर खत्म हुआ, चूंकि ब्रीफ शूट आउट था, कोई बड़ा था नहीं, दुतरफा, जिससे कहा जाता है कि लोग बस जो लोग कहते थे, तो उसके फौरन बाद ये महिला और इसके साथ इसकी मदर और कुछ और महिलाएं बाहर आई थी। कुछ इन्होंने तब आरोप लगाए थे, और इन्होंने आरोप जिस तरह अभी भी आपने सुनाया इस विजुअल बाइट में। और ये आरोप इनका ये था कि कब तक ये मरने मारने का सिलसिला यहाँ पे रहना चाहिए रहेगा। और इस शूट आउट के रिलेटेड जो है वो जो है शक जताए थे, कहा था कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, जो कुछ इनने बताया, जो कुछ आपने सुनाया। और उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोगों ने उस टाइम कुछ पत्थरबाजी के वाकयात भी यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, कुछ स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी। और उसके बाद फिर याद होगा आपको, 2 दिन के बाद लगभग पुलिस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। इसी कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो रिलेटेड नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली इसी के फौरन बाद भी पुलिस का स्टेटमेंट जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो भी लोग मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें या जिस जरिए भी करें, या वो एंटी नेशनल जो है स्टेटमेंट्स या इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे लिखते हैं वगैरह, या इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जो शामिल है, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और उनका कहना था कि यूएपीए भी उस पर लागू हो सकता है। तो उसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो आज जो है इसी माँ बेटी को इन्होंने उस टाइम मीडिया से बात की थी, ये जब शूट आउट हुआ था वहां पे। उसके बाद मीडिया के लोग जब वहां गए तो मीडिया के लोग सीधा इनके पास कैमरा लेके गए, इनसे पूछा कि क्या हुआ, यहाँ इंसिडेंट किस तरह हुआ। तो मीडिया के काम है, तो इन लोगों ने उस टाइम बताया था कि ये इनकाउंटर जो है इनका इनके शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़ा सा शक वगैरह जिस पर जताया था। तो आज फिर बाकायदा तौर पर इन्हें श्रीनगर में पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, पुलिस ने इन्हें बुलाया पहले। और फिर जो हमारे पास खबरें आई हैं कि पुलिस ने इनके साथ जो इंक्वायरी वगैरह होती है या जो पूछताछ होती है वो इनके की, और उसके बाद इन्हें वुमेन्स पुलिस स्टेशन श्रीनगर का है वहां शिफ्ट किया। माना जा रहा है कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को लेके जिस तरह के एफआईआर वगैरह है वो लगाए जाएंगे। लेकिन इस पे अब बड़े यहाँ पे यूं कह सकते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने शाम में एक ट्वीट किया है और उसने कड़े शब्दों का उसमें इस्तेमाल करते हुए बताया है कि अब जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर का, उन्होंने इसमें कहा है कि यहाँ वुमेन भी सरकार के अताब से सेफ नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती ने बड़ा संगीन ट्वीट किया है। और फिर मैं जैसे लगभग 12 बजे, 1-2 बजे करीब ये वाक़ा पेश आया, इनकी गिरफ्तारी का जो मामला शहर में गश्त करने लगा, सबसे पहले सोशल मीडिया से लेके न्यूज पोर्टल्स या बाकी जरियों से ये खबर बाहर तक आ गई। तो उसके बाद बहस हो रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, ये जो है कुछ लोग बता रहे थे कि इन्होंने क्या किया, कुछ अपनी अपनी राय तरीके से इनने कहा आरोप। ये कुछ लोग बता रहे थे कि इन्होंने कौन से इंटरनेशनल जो है उस टाइम किया। इन्होंने सीधा सवाल किया कि एनकाउंटर नहीं है, पुलिस को बताना चाहिए कि एनकाउंटर है। तो पुलिस अपना वर्ष रखे था, कुछ लोगों ने अपना उस पर किया। तो ये अब जो है थोड़ा सा मामला अब गर्म होने लगा है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है।
और अभी हमें किसी और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, या कश्मीर में पीपल्स पार्टी है, उनकी तरफ से अभी इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन महबूबा मुफ्ती का सबसे पहले रिएक्शन आया, और कुछ और जो हैं जो ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़े रहते हैं लोग हैं, उनसे बात करते हुए वो बता रहे थे कि वो इस पे बात करेंगे, दिल्ली से बात उठाएंगे कि इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चलिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर यही लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिविलियंस को जिस तरह से यूज कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में जो उनके मास्टर्स बैठे हैं उनको खुश करने के लिए, और जो सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है, इंस्टेड की लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए, सिचुएशन और खराब हो रही है। तो जब रंगरेज शूट आउट हुआ उसके बाद काफी माहौल संगीन बन गया था, क्लैशेस वहां पर हुए, नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी हुई। तो क्या कहेंगे कि वहां पे जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि हर बार एनकाउंटर के बाद ये तस्वीरें सामने नहीं आती है, तो उनका क्या कहना था? देखिए, जब हैदरपुरा का एनकाउंटर हुआ उस दिन लोगों ने काफी समय बाद खुल के उसका विरोध किया। जो हैदरपुरा का एनकाउंटर था, शायद मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद पहली बार अब लोगों ने हैदरपुरा के एनकाउंटर पर खुल के विरोध किया, सवाल किए, क्योंकि इससे पहले भी सवाल उठे थे। जिस तरह शुपियन का जो एचएमटी में जो एनकाउंटर हुआ था, लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, लेकिन दबे शब्दों में सवाल उठाए थे, कोई बड़ा उस पर विरोध नहीं किया था। उसका पिता जो है, जो उसका वो डेड बॉडी आज भी मांगता रहता है। लेकिन हैदरपुरा के एनकाउंटर पर सवाल बहुत उठे थे, और उस पर आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि 1 महीना हो गया है। 1 महीने के बावजूद भी सरकार ने तब बताया था कि 1 महीना हो गया, हम 1 महीने के अंदर अंदर जो भी फैक्ट्स होंगे वो पब्लिक के सामने रखेंगे, पब्लिक डोमेन में रखेंगे, बताएंगे कि अगर ये फेक एनकाउंटर है तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सरकार ने खुद जम्मू कश्मीर के एलजी ने बताया था। लेकिन अभी भी लोग इंतजार करें कि 1 महीने को हो चुका है, हो रहा है, तो अभी तक क्या उसका आउटकम है, वो लोग में पूछ रहे हैं दबे लफ्जों में ही सही। लेकिन मीडिया से भी पूछा जाता है, जहां कहीं भी मीडिया वाला किसी आम आदमी को मिलता है तो वो उससे पूछता है कि भाई आप क्या मीडिया वाले हो, आप पहले सरकार से ही पूछो कि क्या हुआ हैदरपुरा के एनकाउंटर का, ये पूछा जाता है। इसी तरह से ये जो मामला था उसके बाद यह दूसरा इंसिडेंट था, और फौरन बाद हैदरपुरा के फौरन बाद जब ये वाकया पेश आया तो यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई। और क्योंकि ब्रीफ शूट आउट था इसमें, इसके साथ ही आपको याद होगा जो श्रीनगर का रामबाग का इलाका है, वहां को जो एनकाउंटर ब्रीफ शूट आउट हुआ था, वहां 3 मिलिटेंट्स को सर पुलिस ने बताया था कि हमने उन्हें 3 को मारा है। लेकिन उस टाइम भी हल्का सा वहां पे हुआ था विरोध। जब मैं वहां स्पॉट पे पहुंचा तो मैंने कुछ महिलाओं को वहां पे देखा, वो चिल्ला रही थी, वो उस पर सवाल उठा रही थी कि पुलिस बता रही है कैसे हुआ जबकि ऐसे नहीं हुआ, पुलिस वर्शन का वो मुखालिफ बता रही थी। तो यहाँ पे भी वो कुछ वाक़ा हुआ। और अब ये है, आज जो महिला की गिरफ्तारी वगैरह कुछ मामला, एफआईआर का मामला हुआ है, उससे इस मामले को जरा तूल लग गया है। क्योंकि अब जो है पॉलिटिशियंस भी इसमें आ चुके हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के लोग भी बता रहे थे, और सिविल सोसाइटी के लोग भी इसके डिस्कस कर रहे थे। और माना यही जा रहा है कि इस हवाले से जिस तरह से लोगों में बात है, शायद दिल्ली में प्रधानमंत्री तक की बात पहुंचाई जाएगी, गृह मंत्री तक की बात पहुंचाई जाएगी। और चूंकि महिला है, उनका आदर है, उनका सम्मान है, और उस हवाले से लोगों में गम गुस्सा है। बिल्कुल, जहाँ दिन भर में हम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, वहां पर चलिए अब कुपवारा की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने पोस्टर जारी किए, 5 लाख का इनाम रखा, और उसी के बाद खबर आई कि दोनों जो एक एसपी और उनका एसोसिएट, दोनों को हिरासत में लिया गया है। तो क्या अभी तक कंफर्मेशन आई है कि सरेंडर किया गया था या उनको कहीं से अरेस्ट किया गया? देखिए, ये अब्दुल जरगर हैं, ये क्रोसन लोलाब के रहने वाले हैं, बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ये अब कुपवाड़ा के जो सरकार गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वहां पे रहते थे, अपने आबाई गांव जो क्रोसन लोलाब है वहां पे नहीं रहते थे, वहां जाते रहते लेकिन वहां पे रहते नहीं थे। और 12 और 13 की रात को वहां पे उसका एसपीओ जो था, जो ड्यूटी पे था, उसका शाम के वक्त जब वो जाते हैं तो अपना वेपन वगैरह जो है वो वहां ट्रंक जो होता है उसमें रखते हैं। लेकिन उस दिन माना जाता है, जो बाद में खबरें निकल के आई, कि उसने वो ट्रंक में 2 वेपन रखने के बजाय एक और साथी का वेपन भी, दोनों तो एक इसमें कमल में लपेट ली और वो लेके वहां से निकल गया। फिर पुलिस उस मामले में एफआईआर भी दर्ज की, और पुलिस ने कल बाजाबता तौर पे वहां पे जारी भी किए, पोस्टर्स भी जारी किए, सोशल मीडिया पे भी जारी किए। और 2 लोग जो हैं, जिनमें से एक जो है समीर, जो वहां पे उसका एसपीओ था, और दूसरा उसका जो साथी था, उन दोनों के हवाले से 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की, जो इनके वायर अबाउट बताएगा। लेकिन आज डेवलपमेंट बाद दोपहर होती है, और आज
पहली खबर हमारे पास ये आई कि जो एसपीओ था वो अपने साथी समेत पुलिस स्टेशन गया और वहां पर उसने सरेंडर कर दिया दोनों वेपन समेत। और उसमें कुछ जो कुपवाड़ा के कुछ लोगों से मैंने बात की कि क्या सर्कमस्टेंसेस बने, तो वहां यही मालूम हुआ कि एक फैमिली का प्रेशर था, इन दोनों लड़कों पे माउंट प्रेशर किया गया और उनको बताया गया कि आप कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि एक अंदाजा था शायद ये मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए उनको फैमिली के वालों ने कहीं न कहीं अप्रोच किया या उनकी मिन्नत समाजत की, दबाव किया, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया। ये हमें कुछ क्वार्टर्स ने बताया, कुछ जर्नलिस्ट लोकल जर्नलिस्ट ने उनसे जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया। तो लेकिन इस बीच में एक खबर जो है वो ये भी चली सोशल मीडिया पे ही हमें आई, अभी तक मेरे पास पुलिस का वर्जन नहीं पहुंचा है। तो उसमें बताया गया कि आईजी कश्मीर जो विजय कुमार है उनको कोट करते हुए लिखा गया कि इनने सरेंडर किया है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है ये सरेंडर है या फैमिली प्रेशर। लेकिन एक चीज है, सरेंडर हो या फैमिली गिरफ्तारी हो या कोई भी हो, अच्छी चीज हुई है। दो नौजवान जो थे वो वापस आ चुके हैं और अब उन्होंने जो है रास्ता जो है वो वहां से वापस अपने मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। कहीं न कहीं वो किन हालात में उधर की तरफ गया वो पुलिस ही बताएगी, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। दो नौजवान हैं, 20-22 साल की उम्र के ये दोनों लड़के होंगे और बहुत स्मार्ट लड़के हैं। जो तस्वीर हमने देखी है, इनकी पिक्चर्स देखी हैं, चाहे हमने सोशल मीडिया पे देखी या पोस्टर्स में देखी या सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही थी, बड़ी स्मार्ट पिक्चर्स थी। और दोनों ने जो है, अब पुलिस इस मामले में और तहकीकात करेगी और किन सर्कमस्टेंसेस में ये सब कुछ हुआ, क्या ये किसी के बहकावे में आके गए या कुछ और था, अब ये मालूम हो ही जाएगा। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं उसे भी हाइलाइट किया जाए, बिल्कुल। और दिन भर में हमेशा लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारा कोई ना कोई मुद्दा जो है उसे हाइलाइट किया जाएगा। तो बताइएगा, क्योंकि बीएड स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उस हवाले से क्यों परेशान हैं वो? क्या कुछ उन्होंने देखिए आपसे? प्रियंका, कश्मीर में परेशानी ही परेशानी है, हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी है। पिछले 2-3 सालों से कोविड वगैरह की वजह से स्टूडेंट परेशान ही परेशान रहे और उसके बाद इम्तिहान एग्जाम जो होता है वो परेशानी बच्चे के लिए होती है। जब भी बच्चे को ना सामने एग्जाम की बात की जाए तो परेशान है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम में लोग बैठे, ये कहीं न कहीं इस परेशानी डिलिबरेटली भी क्रिएट कर देते हैं। तो आज की डेट में एक परेशानी आपको बताते चलूं, कड़ाके की ठंड चल रही है, दिसंबर का महीना है, कुछ स्ट्रीम जो है चाहे यूनिवर्सिटी के हों या बीएड के स्टूडेंट्स हों, उनके एग्जाम्स हो रहे हैं। एग्जाम्स इस टाइम में करना, सबसे पहले ये है कि हमारे उन जगहों पे जहां एग्जाम लिया जा रहा है वहां हीटिंग कोई अरेंजमेंट नहीं होता। आज जब टेम्परेचर जो है रात को माइनस में रहता है, दिन को 5-6 के आसपास रहता है, हाथ बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के दौरान इन बच्चों को वहां पे पूरे तरह ट्रेन जो हीटिंग अरेंजमेंट्स है वो नहीं होते। फिर उससे बच्चे गुजारा कर लेते हैं, उनके पास मजबूरी है। सरकार जिस तरह वहां पे जो ऑफिशियल्स उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ फंड्स की कमी है, तो वो चल जाएगा, ठीक है, वो बेचारे मजबूर होते हैं स्टूडेंट एग्जाम। लेकिन सरकार ने या हमारे जो एग्जामिनर्स हैं, चाहे वो खासतौर पर बीएड के एग्जाम्स की बात करूंगा, उनका टाइमिंग जो रखी गई है वो 2 बजे से 2.5 घंटे की टाइमिंग, यानी 4:30 बजे तक उनका टाइम रखा गया है। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है, 4:30 बजे कश्मीर में जब एग्जाम उनका खत्म होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर देने के बाद, तो 4:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट मिलना परेशानी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद वो बस स्टैंड, सोमो स्टैंड तक जब बच्चे पहुंचेंगे तब तक 5 बज गए होंगे। तो 5 बजे कश्मीर में गुप अंधेरा शुरू हो गया होता है। तो 5 बजे के बाद जो दूर से बच्चा आता है, खासतौर पे जो रूरल एरिया से श्रीनगर आता है या दूसरी जगह एग्जाम सेंटर पे आता है, तो वो घर कब पहुंचेगा, किन हालात में पहुंचेगा, क्या वो सही टाइम पे, कश्मीर है 5 बजे के बाद खासतौर पे यहाँ बुजुर्ग जब बाहर निकलने से डरता है, तो ये माँ बच्चे जो है, चाहे वो स्कूल के जो छोटे उम्र के स्टूडेंट्स हैं, चाहे जिनमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी, खासतौर पे लड़कियों का देखा जाए, शहर में अगर किसी का सेंटर है तो वो लड़का वगैरह है अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं गुजारा कर जाता है। लेकिन गाँव से दूर से कहीं कोई लड़की शहर आती है, तो सबसे पहले एग्जाम से पहले उसको ये ढूंढना पड़ता है कि शहर के किस इलाके में उसका कोई रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, ताकि वो रात उसके यहाँ गुजार सके, क्योंकि 4:30 के बाद उसको वापस घर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात हो जाती है। और फिर आपको दूसरी बात बताऊं, अगर सरकार के ये जो इदारे हैं, अगर ये एग्जाम बच्चों का लेते सुबह 11 बजे रखते तो शायद बड़ी बात हो जाती, 11 से 2 या 12 बजे भी रख लेते, लेकिन 2:30 बजे या 2 बजे रखे 4:30 के बाद। और इसमें ये है
देखने वाली बात ये आई है कि उनको 11 बजे एग्जाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी सुबह सुबह उनका जो अफसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, बाकी लोग जो हैं, उनको परेशानी, उनको सुबह सुबह जल्दी में उठना पड़ेगा, उनको जल्दी स्कूल वहां पे एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा, तो उसको जाने के लिए तैयार नहीं है, तो 10 आदमी अपने लिए पूरे सिस्टम को या 2,000 लोगों को यरगमाल हम जिसे कहते हैं बना रखते हैं। अगर इन लोगों को वो एग्जाम्स लेने होते, सुबह 11 बजे का एग्जाम का टाइम रखा जा सकता था, 12 बजे का रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने 2:30 बजे का रखा है, 2 बजे का रखा है। और 2 बजे इसलिए हमें मालूम हुआ, हमने जब इसको क्रॉस चेक किया, हमें इसलिए मालूम हुआ कि उनको बड़ी परेशानी होती है सुबह सुबह जल्दी अपने सेंटर पहुंचना, वहां पेपर चेक करना, वहां वो बाकी सब चीजें, तो इसलिए वो ठीक है 11 साढ़े 11 के आसपास वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं, उसके बाद 1 डेढ़ घंटा उन्हें लगता है परेशानी में, तो 2 बजे इसलिए उन्होंने वो टाइम रखा है। तो सरकार जरा ये भी देख ले कि ये लोग जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं और ये डेट शीट या टाइमिंग फिक्स करने वाले लोग हैं, इनको अपनी मर्जी, अपना ख्याल है या उन स्टूडेंट्स का ख्याल है जो दूर दूर चाहते हैं। और दूसरी परेशानी आपको बताऊं, शहर में जब हमने बच्चों के ट्रांसपोर्ट की बात की तो हमें एक और परेशानी देखने को मिली। शहर श्रीनगर का ओल्ड सिटी, जो श्रीनगर का हम जिसे डाउनटाउन कहते हैं, ये लाल चौक की लेफ्ट साइड का सारा एरिया जो है इसको डाउनटाउन कहा जाता है। जो हमारा बीच का जो रोड है डल गेट्स होते हुए कमरवारी, इसके साइड लेफ्ट में राइट वाला अपर सिटी होता है, लेफ्ट वाला डाउनटाउन का एरिया आ जाता है, डाउन सिटी आ जाता है। इस डाउन सिटी में आपको कहीं पे भी सर्विसेज नहीं मिलेगी। रात की बात नहीं है, शाम की बात नहीं है, दिन को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। वो ट्रांसपोर्ट कभी चलता था, वो छोटे मेटाडार हुआ करते थे, तब वो यहाँ पे अंदर शहर में चलता था। राजौरी कदल जिसे राजा कदल जाता है, हबा कदल, जो नवा कदल, ये इतने भी कदल जो है डाउनटाउन के, वहां चला जाता था। लेकिन करीबन 5-8 सालों से सरकार ने वो फैसिलिटी वहां बंद कर दी, कुछ कंजेशन की बात हुई। अब शहर के किसी भी आदमी को लाल चौक आना हो, किसी भी बच्चे को लाल चौक आना हो, यहाँ बीएड कॉलेज आना हो, दूसरे कॉलेज आना हो, तो उसके पास या तो उसको पैदल आना है या उसको ऑटो में आना है, और वो ऑटो वहां से उसके लिए 150 रुपए लेता है। ई रिक्शा वगैरह सरकार ने लगभग 3 साल पहले, मुझे याद है, सरकार ने बड़ी उपलब्धि का ऐलान किया था कि हम शहर के इलाकों में जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है हम वहां ई रिक्शा चलाएंगे। लेकिन इतना समय हो गया, ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, शहर में आज जिले डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है और म्युनिसिपल के लोग जा रहे थे, दौरा कर रहे थे श्रीनगर के कुछ इलाकों में, और बता रहे थे कि हमने ट्रैफिक कंजेशन को खत्म किया है, कर रहे हैं ट्रैफिक कंजेशन के बाद वो ट्रैफिक सेंस की बात कर रहे थे। लेकिन उन लोगों के लिए वो बात नहीं कर रहे थे जिन लोगों के लिए इन्हीं जो चेयर्स है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की चेयर हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर उनकी चेयर हो, या मेयर श्रीनगर की चेयर हो, इन चेयर्स ने तब वादा किया था इन डाउनटाउन के लोगों को कि आपको ये, तब लोगों ने बताया था कि नाटो में 200-250 रुपया कभी देना पड़ता है, कभी 150, लेट वर्ष में तो बहुत ज्यादा होता है, तो हम ई रिक्शा, सरकार ने बताया था चलाएंगे। वो ई रिक्शा की बात नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, और बच्चों को बहुत ज्यादा वहां पे परेशान होना पड़ता है। तो ये बात जो है ये भी सरकार तक पहुंचाना जरूरी है कि लोगों को बहुत से मसाइल है। डाउनटाउन के लोग सर अपना ना फोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे जब वहां पे कोई फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी नहीं है। पानी के हवाले से आपको याद होगा, डाउनटाउन के इलाके में पिछले 1.5 साल से चिल्ला रहे कि पानी नहीं है, क्योंकि जो कैनाल है श्रीनगर को पानी पहुंचाने वाली, उसका ब्रिज 2 साल पहले आया, कभी रिपेयर हो जाता है, कभी हो जाता है, पानी की परेशानी, बिजली की समस्या पूरे कश्मीर में इस वक्त चल रही है। और ये समस्या जो है, जो आज बच्चों ने मुझे, जब मैं इस स्टोरी को, मैं बीएड के बच्चों की स्टोरी को फॉलो करा था, तो इन बच्चों ने मुझे बताया कि आप तो गांव देहात के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, कहीं ना कहीं सोमो वगैरह चलती है, वो घर से तैयार होकर आते हैं, हम क्या करें। और डाउनटाउन सबसे गरीब इलाका है कश्मीर का, ये आपको मानना पड़ेगा। कंजेस्टेड एरिया है, वहां लोगों के पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन भी वहां नहीं हो सके, क्योंकि वो इलाका पेशा रहा, हालात की मार रही, वहां सब कुछ रहा, तो कुछ वो उस इलाके में बेसिक जरूरियात जो हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, प्रियंका। बिल्कुल, आपने बहुत मैं कहूंगी बड़ा मुद्दा है, सुनने में किसी के लिए चाहे छोटा ही हो, पर जिन पे जो गुजर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मैं जम्मू में बात करूं, जम्मू में बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो लोगों का गुजारा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो एफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं ऑटो में जाना, या ज्यादा ट्रैवलिंग होगी तो पैदल कैसे बेचारे जाएंगे। तो ये सब चीजें समझने की प्रियंका, जरूरत है। समझने की बात यह है, जिसके 2 बच्चे डाउनटाउन में हों और वो श्रीनगर के किसी कॉलेज में पढ़ते हों, और उसे 150 पर बच्चे का किराया दिन का देना पड़ेगा, और 300 एक बच्चे, 2 बच्चों का जिसको किराया देना पड़ेगा, तो उस बच्चे को सुबह शाम, क्योंकि डाउनटाउन से गुजरना है, पेरेंट्स भी डरते हैं कि जल्दी घर बच्चा पहुंच जाए, उस पर नजर रखने के लिए वो सब कुछ वो कोशिश करते हैं कि बच्चा ऑटो ले जाए और घर पहुंचे। लेकिन
150 एवरेज ऑटो वाला किराया लेता है। तो 150 करके दिन में उसको 300 रुपया सिर्फ 2 बच्चों का किराया देता है। 9,000 महीने के होते और 9,000 अंदाजा करिए डाउनटाउन के शहर का रहने वाला 9,000 कमाता क्या नहीं है वहां पे। वहां की जो सिचुएशन है, मैं जाता हूँ मेरे सर्कल से, वहां पे मैं लोगों से मिलता हूँ ग्राउंड पे, वहां 9,000 कोई कोई आदमी कमाता है। एवरेज सोर्स ऑफ इनकम जो वहां पे है, सेल्समैन वगैरह के वो बच्चे लोग काम करते हैं, 5,000 से ज्यादा वहां सोर्स ऑफ इनकम किसी फैमिली का नहीं है। कोई फैमिली हो वो हटके, वो इस तरह के किस हर जगह होते हैं, लेकिन वहां एवरेज इनकम है जो 5,000 है। और जिस फैमिली में 2 बच्चे हों, चाहे अगर खासतौर पर अगर लड़की हो तो फिर ज्यादा ही परेशानी है, फिर उसको ज्यादा ही किराया देना पड़ता। लड़के कभी कभी पैदल भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लड़की तो वहां पे सरकार ने बताया था हम ई रिक्शा देंगे। अब हम उनकी सोर्स ऑफ इनकम हम कहते हैं सरकार से कि आपने बताया हम ई रिक्शा देंगे सरकार के इस ट्रैफिक कंजेशन को खत्म करने के लिए। वो ई रिक्शा का वादा करने वाले अब तीसरे डिप्टी कमिश्नर हैं श्रीनगर के, अभी तक वो नहीं हो सका है। अब मेयर 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके 1 बार हो गया वो जो है। और तीसरे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं इस वक्त आमेर अतर, तीसरा कमिश्नर है, लेकिन उनका वो ई रिक्शा वाला काम अभी तक नहीं हो चुका है। जी बिल्कुल। और आखिर में अपडेट कर देते हैं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आज एक खबर आई जिसमें ये बताया गया कि एमएचए के द्वारा ये बताया गया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 7 प्लॉट्स की बिक्री हुई है और सब जम्मू के ही हैं। तो उस बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने आज पार्लियामेंट में सीपीआईएम की तरफ से एक सवाल उठाया गया था कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद आपने कितने नॉन जेएंड के रेजिडेंट्स ने जम्मू कश्मीर में जमीन ली है। तो उस हवाले से आंकड़े पेश करते हुए आज जम्मू कश्मीर के पिछले 3 दिनों से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मिलिटेंसी के आंकड़े भी पेश किए गए, यहाँ किलिंग्स के, सिविलियन किलिंग्स या बाकी किलिंग्स के आंकड़े। आज जमीनों के मामले पे ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जब लैंड लॉज जो तब्दील किए गए, क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसके बाद लॉ यहाँ पे आ गया कि एग्रीकल्चरल लैंड के बगैर यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड खरीदी जा सकती है, कोई भी देश का किसी भी हिस्से का आदमी खरीदा जा। तो आज ये बताया गया पार्लियामेंट में, हाउस में ये बताया गया कि 7 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन ली है, प्लॉट्स लिए हैं इंडस्ट्री के लिए, और उसमें कश्मीर में कोई नहीं है, बल्कि ये सातों के साथ जम्मू में प्लॉट्स हैं। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत लिए हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ नई रिऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत लिए गए हैं। ये आज ऑनरेबल पार्लियामेंट में जो एमपी हैं सीपीआईएम के, उन्होंने ये सवाल के जवाब, उनके सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया सनम। कल फिर दिन भर में इसी वक्त मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, हमें एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे श्रीनगर से और दिन भर का अपडेट बताया। और जाते जाते आपको महबूबा मुफ्ती का वो ट्वीट भी पढ़ा देते हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती ने लिखा हुआ है कि अरेस्टिंग वुमेन इन कश्मीर मार्क्स अ न्यू लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द persecute civilians only to please their masters in Delhi. The situation is getting worse, and instead of reaching out to the people, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग देम टू द वॉल। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो पब्लिक इश्यूज हैं वो भी सरकार तक पहुंचे और आम जनता की समस्याओं का जो है समाधान निकले। लूंगी इजाजत, देखते रहिए।